सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल दैट इज 13th of April to 19th of April. So our first news is that Pradhan Mantri Mudra Yojana loans dispersal reach all-time high at 5.64 lakh crores in fiscal year 2025-26. की जो मुद्रा योजना है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीकली सेशन में भी पढ़ाया था, दैट इज़ उसके 11 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो उसी योजना के अगर हम बात करें तो उसका जो डिस्पर्सल है, लोन डिस्पर्सल मतलब कितने लोगों को लोन दिया गया है, वो पहुंच गया एट 5.64 लाख करोड़, ठीक है, इन फिजिकल ईयर 2025-26। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या हमें ये डाटा याद रखना है, तो आंसर इज़ नो। अगेन मैं कहती हूँ कि जो भी न्यूज़ में आ जाती है हमारी स्कीम, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। सो दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी कि कैसे जो लोन्स हैं डिस्बर्स हुए हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। एक नई कैटेगरी तरुण प्लस आने की वजह से जो है ये लोन्स में अमाउंट में इंक्रीज़ आया है। मोर ओवर 50% जो लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं वो SC ST और OBC कैटेगरीज को दिए गए हैं, यानी मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको दिया गया है। फिर अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, यानी कि लोन जितने दिए जा रहे हैं क्या उनकी प्रॉपर रिकवरी हो पा रही है, कहीं कोई ऐसा लोन तो नहीं है जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, जिसको हम NPA भी बोलते हैं, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लोन किसी भी बैंक के लिए उसका एसेट है, क्यों? क्योंकि वो इनकम जनरेट करके दे रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको लोन देती हूँ 100 रुपये का, तो बदले में आप बैंक को 100 रुपये प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो दैट्स वाई वो किसी भी बैंक के लिए उसकी क्या हुई, इनकम हुई, राइट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी ऐसा एसेट जो परफॉर्म करना बंद कर दे, यानी उससे या तो इंटरेस्ट प्लस या फिर प्रिंसिपल जो है वो आना बंद हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, NPA। तो NPA भी ड्रॉप हुआ है, यानी कि 4.86% होता था इन लोन्स में, जो कि अब रिड्यूस होकर सिर्फ 2% रह गया है, विच इज़ अ गुड साइन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द स्कीम। ऑल्दो मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब क्या होता है कि उस मिनिस्ट्री की, जैसे मिनिस्ट्री की जो है ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। नाउ इट वाज लॉन्च्ड ऑन 8th of April 2015 टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन। व्हाट इज कोलेटरल फ्री, यानी कि उसके बदले में आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, कुछ भी एज अ मॉर्गेज नहीं करना है, टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर वालों को लोन देते हैं तो वो इसमें कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। और स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है उन्हीं को लोन दिया जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम इसमें जो लोन देते हैं वो एग्रीकल्चर वाला भी इंक्लूड होगा, सो आंसर इज नो। इसका मोटो क्या है, फंडिंग दी अनफंडेड, यानी कि ऐसे स्मॉल बिजनेसेस जिनके पास पैसा नहीं पहुंच पाना, उन तक पैसा पहुंचाना। ऑपरेटिंग एजेंसी कौन है, मुद्रा है, दैट इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। और ये किसकी सब्सिडरी है, मुद्रा लिमिटेड, सिडबी की एजेंसी है, ठीक है। इसमें सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर, एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ जो है उनको फोकस किया जाता है। देन अगर हम कोलेट्रल की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 10 लाख तक का आपको लोन लेना है तो कोई भी आपको कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है। देन एलिजिबल बोरोअर्स की अगर हम बात करें तो 18 से 65 ईयर्स का कोई भी इंडियन सिटीजन है वो अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकता है, ठीक है। और कौन कौन इसमें लोन देते हैं, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, MFI, NBFCs, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और इसमें जो है अगर आप टाइमली रीपे कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन में मिलता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट मिलती है आपको, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो लोन लिमिट है वो है 20 लाख तक की, लेकिन अभी एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज तरुण प्लस, जिसमें 10 से 20 लाख तक का लोन मिलता है। तो शिशु, किशोर, तरुण, ठीक है। अगर आपको याद रखनी हो कि पहले कौन सी है तो इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था, SKT, संस्कृत को बचपन में लिखते थे SKT आप संस्कृत, तो वैसे ही शिशु, किशोर, तरुण। 50,000 तक का लोन आता है शिशु में, 50,000 से 5 लाख तक का किशोर में, एंड 5 लाख से 10 लाख का तरुण में, ठीक है। और अगर हम तरुण प्लस कैटेगरी की बात करें तो 10 से 20 लाख तक का लोन जो है वो तरुण कैटेगरी में आएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया UPI कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है उसको 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए, यानी लॉन्च कब हुआ था, 11th of April 2016 को। इसको हेड करता है कौन, NPCI, या रेगुलेट कौन करता है, NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रियल टाइम पेमेंट करता है, यानी कि जैसे आप गूगल पे यूज़ करते हैं, तो जब आप पेमेंट करते हैं एक पर्सन से दूसरे को तो वो रियल टाइम बेसिस पे होता है, यानी अभी मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए और सेकेंड पर्सन के अकाउंट में जो है वो उसी टाइम
ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इट इज़ रियल टाइम, ठीक है। इसमें एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूज़ होता है जिसको आप UPI ID भी बोलते हैं। तो कई बार VPA की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है। पेमेंट करने का एक एड्रेस है कि मेरे को अगर आपको पैसे भेजने हैं तो मैं कौन से एड्रेस पे करूँगी, राइट। और वर्चुअल है क्योंकि इट इज़ ऑनलाइन यूज़ हो रहा है, राइट। देन तो इसमें हमें कोई IFSC कोड्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगेन एक आपका क्वेश्चन बनता है कि UPI जो है अब कहाँ कहाँ पर जो है अभी करंटली इंडिया के अलावा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। देखो भूटान, नेपाल, श्रीलंका हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज हो गई, तो नेबरिंग में ये 3 आ गई। देन आप याद करो नीचे हमारे पास है मॉरिशियस, तो ये हो गया। अब हम अगर इधर चले जाए मिडिल ईस्ट में तो UAE और कतर हो गया, ठीक है। और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो फ्रांस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, नीचे हमारा मॉरिशस हो गया, उधर साउथ ईस्ट में हमारा सिंगापुर भी हो गया, देन मिडिल ईस्ट में UAE और कतर हो गया एंड फ्रांस। तो टोटल 3, 6, 7, 8 एंड 9 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर UPI जो है वो ऑपरेशन में है। नाउ ये अभी एक न्यू रूल आया था, आई डोंट रिमेंबर आपको मैंने ये न्यूज़ में कवर करवाया था कि नहीं। जो UPI है जब भी आप पेमेंट करते हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब 2 स्टेप्स में आपसे वेरीफाई कराता है कि आप ही हैं कि नहीं, कोई भी डिजिटल फ्रॉड को बचाने के लिए, राइट। तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपके फ़ोन नंबर से कंफर्म करता है, और सेकेंड वो क्या करता है, फिर आपसे एक पिन मांगता है, राइट, ठीक है। या फिर जब आप एक बार अकाउंट बना लेते हैं तो वो डबल पिन मांगता है, एक बार उस चीज़ को एंटर करने के लिए एंड देन सेकेंड टाइम पेमेंट के लिए। अब इस चीज़ को और बेटर कर दिया गया है और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से, जहाँ पर जितनी भी आप डिजिटल पेमेंट करेंगे उसके अंदर आपको OTP तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगा। उसके अलावा अब आपको कोई भी डिजिटल पेमेंट करनी है तो उसके साथ से आपने पिन डाला और बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, या फिर OTP डाला और कोई सिक्योर टोकन आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, यानी 2 स्टेप्स पे वेरीफाई करना पड़ेगा। अब जैसे आप जीमेल खोलते हैं, कहीं अगर आप अपने सिस्टम से हटाकर किसी और सिस्टम पे ओपन अप करते हैं तो आपसे वो क्या करता है, पहले तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा आपके जीमेल का, एंड देन वो कहेगा कि आप इस अपने फ़ोन पर यहाँ पर इसको टैप कीजिए, इस नंबर को होता है, दैट इज़ नोन एज 2 स्टेप्स, यानी जहाँ पर फर्दर सिक्योरिटी को एनहांस किया जा रहा है ताकि डिजिटल फ्रॉड्स कम से कम हो सके। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑल्सो रिलेटेड टू RBI। इसमें हम बात करें अबाउट उत्कर्ष 2.0 टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल सिस्टम। RBI ने एक फ्रेमवर्क यूज़ किया है, हम कह सकते हैं एक रोड मैप बनाया है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि क्या क्या पॉलिसीज़ वो फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं फ्रॉम अप्रैल 2026 टू मार्च 2029, अप्रैल 2026 टू मार्च 2029, ठीक है। 3 साल का रोड मैप है जिसमें उन्होंने इन 6 पिलर्स पे फोकस किया है कि फाइनेंस, इंक्लूसिव फाइनेंस, कॉम्पिटिटिव मार्केट, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल इंडिया, और कैसे हम CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट S4 मुद्रा भी लॉन्च किया है टू मॉडर्नाइज द करेंसी सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट रिटेल इन्फ्लेशन इज टू 3.41% इन मार्च। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें, दैट इज़ रिटेल इन्फ्लेशन एंड होलसेल इन्फ्लेशन, तो हर मंथ मैं आपको ये डाटा बढ़ाती हूँ और हर बार यही बात बोलती हूँ कि डाटा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए CPI क्या है, ठीक है, और एक पैटर्न पता होना चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे हमने कहा कि इन्फ्लेशन ईज हो गई है, मतलब कि कम हो गई है, महंगाई 3.4% पर आ गई है मार्च में, और फेब में थी 3.27%, और ये डाटा कौन देता है, NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मॉस्पी। तो अगर हम बात करते हैं CPI है क्या, CPI जो है वो प्राइस लेवल में चेंज को देखता है यूजिंग अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। होलसेल इन्फ्लेशन के लिए हम बात करते हैं WPI, और रिटेल इन्फ्लेशन यानी जो हम लोगों के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जो हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं वो है रिटेल इन्फ्लेशन। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अंडर मॉस्पी इसको रिलीज करता है। फ्रिक्वेंसी हर मंथ आता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है इसमें भी हम CPI का ही यूज़ करते हैं, यानी जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हम एक टॉलरेंस पैड की बात करते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है 4% ±2% रहेगा, दैट इज़ 2 से 6% के बीच में रहेगी हमारी क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। और ये जो टारगेट है ये अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था न्यूज़ में, 2016, 21, 26, और अब फिर इसको 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, दैट इज़ 2031 तक यही टारगेट रहेगा हमारा। न्यू बेस ईयर भी अभी आया था, दैट इज़ 2024 कर दिया गया है फ्रॉम 2012, ठीक है, पहले 2012 था, अब 2024 पे कर दिया गया है। तो
इसी न्यूज़ के रिगार्डिंग जब ये बेस ईयर चेंज किया था, तो ये न्यूज़ है 12 Feb 2026 की, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मॉस्पी के सेक्रेटरी है सुभाष गर्ग और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वी अनंत नागेश्वरम, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में ये रिलीज़ हुआ था। और जो सीपीआई कैलकुलेट किया है उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, और जितनी भी आइटम्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया गया है। पहले बास्केट ऑफ आइटम्स थी 299, जिसको बढ़ाकर अब कर दिया है 358, ठीक है। तो सिंपल है, 3 + 5 = 8, ठीक है। तो 358 आइटम्स हो गई हैं, जिसमें से गुड्स और सर्विसेज का डिवीजन देखें तो 308 तो आपकी क्या है, गुड्स हैं, और 50 सर्विसेज हैं। पहले सर्विसेज कितनी थी, 40 से 50 हो गया, ठीक है। और 259 से अब हो गया 308। तो आप न्यू डाटाज याद रखिए, 358 सिंपल, 3 + 5 = 8, 308 गुड्स हैं और इसमें से 50 सर्विसेज हैं। तो 50 सर्विसेज याद रख लो, बचा हुआ अपने आप आपको याद रह जाएगा, 308 गुड्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये देखिए, ये पहले वेटेज था, सबसे ज़्यादा वेट था फूड एंड बेवरेजेस को 45%, उसके बाद मिसलेनियस आइटम्स, देन हाउसिंग एंड बाकी सब चीज़ें थी। लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेट किसको दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें, पर्पल वाला जो है ये किसको है, फूड एंड बेवरेजेस को है। प्रीवियस के कंपैरिजन में कम हो गया है और आइटम्स जो हैं उनको भी इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब 36 के बाद मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा वेटेज हमने किसको दिया है, हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस को, ठीक है, फॉलोड बाय पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन एंड सो ऑन। और सबसे कम अगर हम वेटेज देखें तो 1.52, दैट इज रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। तो सबसे ज़्यादा खाने को और सबसे कम लेजर को, हमारे रिक्रिएशन को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर हम ये पूछ सकते हैं आपसे सीक्वेंस में लगाना, तो फूड के बाद आ जाएगा हाउसिंग, ठीक है। देन WPI की बात करें तो WPI इन्फ्लेशन 5 मंथ्स के हाई पर है, 3.9%, और अभी CPI पढ़ाया 3.41% है। इसमें 697 बास्केट आइटम्स है, वहाँ पर कितनी थी 358, और यहाँ पर आप देखिए बास्केट ऑफ आइटम ज़्यादा है, 697 है। तो 6, 7 दोनों के बीच में 9, ठीक है। बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये डाटा रिलीज करते हैं, DPIIT जो है रिलीज करता है। देन WPI जो है इसमें टोटल 697 आर्टिकल्स हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, देन प्राइमरी आर्टिकल्स एंड देन फ्यूल एंड पावर, ठीक है। डाटा रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स DPIIT एंड 14th एवरी मंथ, वो 12th एवरी मंथ को CPI का डाटा रिलीज होता है और 14th एवरी मंथ को हमारा WPI का डाटा रिलीज होता है। डिफरेंस आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बेस ईयर जो चेंज हो गया वो आप लिख सकते हैं 2024, और ये हो गया 2022 to 23। मैंने बताया था ना, आप इसको जस्ट डबल कर लीजिएगा तो उस हिसाब से। नेक्स्ट न्यूज इज चाइना सरपासेस USA एज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, मैंने कि ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड में पूछा जाता है कि कौन हमारे टॉप 5 एक्सपोर्ट पार्टनर्स, इंपोर्टिंग पार्टनर्स, एक्सपोर्ट कौन कौन से हम गुड्स करते हैं, कौन कौन से हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं। तो इसकी लिस्ट जो है इंपॉर्टेंट, और FDI जो है स्पेशली कि कौन सी कंट्री से हमारा FDI कितना ज़्यादा, ये 5 डाटा आपको याद होना चाहिए। उसी सीरीज में देखें तो चाइना ने सरपास कर दिया है USA को हमारा एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कौन सी कंट्रीज के साथ हमारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है $151.1 बिलियन का, ठीक है। ये जो है 4 साल से USA जो है डोमिनेंस में था, यानी USA ही हमारा सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ था। रीज़न बीइंग 2020 में गलवान वैली जो है चाइना ने जो है गलवान वैली जो लद्दाख के पास हमारा एरिया है, वहाँ पर हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया था। उसके बाद से हमने उनके साथ ट्रेड करना बंद कर दिया था। तो उसी के बाद, और प्लस कोविड वगैरह का जो रहा था सिनेरियो, तो उसके बाद हमारा कौन था ट्रेडिंग पार्टनर, USA। अब फिर से हमारा जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स है उनके साथ ट्रेड बढ़ गया है। एंड देखिए तो हमारा ट्रेड कैसा है, उनके साथ डेफिसिट में है। डेफिसिट मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। और जो है हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना है, $112.16 बिलियन। डाटाज याद नहीं करने, अगेन बोल रही हूँ, बस ये याद रखना है कि चाइना सरपास कर चुका है USA को। देन ये सब की डाटाज दे रखे हैं हमने, टोटल कितना ट्रेड किया चाइना के साथ, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट कितना होता है, इंपोर्ट कितना होता है एंड ऑल, ठीक है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टार्टअप ऑफ फंड्स फॉर फंड्स, यानी एक फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ का, जिसमें जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया है और इसको रेगुलेट कौन करेगा, सिडबी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 16th ऑफ जनवरी 2016 को हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी। मैंने आपको पहले जनवरी में बढ़ाया भी था इसके बारे में, ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप 2026 की पहली मीटिंग जो है वो इंडिया न्यू दिल्ली में हुई है। आपको पता है ब्रिक्स 2026 की जो होस्ट हैं वो कौन है, इंडिया है। 1 जनवरी 2026 को हमने ये प्रेसिडेंसी ली थी, किससे, ब्राज़ील से इंडिया के पास आई थी, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इट इज़ कंडक्टेड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, पहली आरोग्य मीट थी और इसके थीम क्या है, थीम वही है जो ब्रिक्स का है। और देखिए ब्रिक्स की थीम को याद करने के लिए, बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ब्रिक्स BRICS, ठीक है, जो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है वही आपकी थीम की भी फुल फॉर्म बनती है, ठीक है। ओके अब इस पॉइंट को मैं आगे बताती हूँ। तो ब्रिक्स 2026 के लिए एक लोगो जारी हुआ था, आप देख सकते हैं इस लोगो को। किसने किया था, एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट, थीम और लोगो जो है वो लॉन्च किया था। इनका जो मोटो है वो क्या है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच हो, ग्लोबल वेलफेयर बढ़े, ह्यूमैनिटी पहले है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ठीक है। अब हम इसके कलर्स की बात करें तो ऐसे तो याद नहीं रहता कि कौन से कलर्स हैं। तो आपने बचपन में एक पढ़ा होगा विबग्योर, पढ़ा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस विबग्योर का वी और आई हटा दीजिए, यानी वॉयलेट और इंडिगो हटा दीजिए, उसके अलावा जितने भी कलर्स बचते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, वो सारे हमारे ब्रिक्स के अंदर हैं। आप देखिए एक लोटस बना हुआ है और एक ये नमस्ते का साइन है बीच में, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ ब्रिक्स 2026। इस पे फॉर श्योर क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, आप अगर कोई जाएंगे एग्जाम देने तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें 20 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं ब्रिक्स के। इंडिया 4th टाइम होस्ट कर रहा है किसको, ब्रिक्स को। 4th एडिशन 8th, 13th और 18th। तो 4th एडिशन था 2012 में, देन 16, 21 एंड 26। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ब्रिक्स के स्टैटिक फैक्ट्स वैसे कई बार आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, तो फिर भी आप देख लीजिए कि हमारी कौन सी न्यू कंट्रीज हैं। देखो जो पुरानी है वो तो याद रहती है, 16 जून 2009 को फॉर्म हुआ था, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग जो है रशिया में हुई थी, फिर 2010 में हमने साउथ अफ्रीका को ऐड किया था। एंड देन अगर हम न्यू कंट्रीज़ की बात करें, ये तो पता है, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एंड जो न्यू कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इथोपिया और इजिप्ट, इथोपिया और इजिप्ट, 2 ई हैं 2 आई है, ईरान और इंडोनेशिया और UAE। तो EI वोवल्स पढ़ते हैं ना, AEIOU, तो उसमें से 2 ई की हैं, इजिप्ट एंड इथोपिया, UAE, और 2 आई हैं, ईरान एंड इंडोनेशिया, ठीक है। अर्जेंटीना अभी इसका पार्ट नहीं बना है तो आप इसको हटा सकते हैं, बाकी ये जो भी हैं सारे हमारे मेंबर्स बन चुके हैं। सऊदी भी नहीं है अभी, इसमें गलत दिया हुआ है, ये हैं जो मेंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, यही हैं आपके करेक्ट मेंबर्स। देन नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो IMF GDP रैंकिंग जो है, IMF ने रैंकिंग दिया है और बताया है कि इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट ग्लोबल इकॉनमी हो गया है। कहाँ हम 3rd नंबर पे आने की ट्राई कर रहे थे और अब हम 6th नंबर पर आ गए हैं। देखिए USA है, देन चाइना है, देन जर्मनी, जापान, UK, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया 6th नंबर पे आ गया है। हमने वैसे जापान और UK को सरपास करके हम जर्मनी के बाद 4th नंबर पर थे, बट ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द करेंसी एक्सचेंज रेट, ठीक है, और जो भी हमारे डाटाज रिवाइज हुए हैं इसकी वजह से हमारी जो नॉमिनल GDP है वो 6th नंबर पे आ गई है, रादर देन हमारी वो कौन से नंबर पे आने के बजाय हम 4th पे आने के बजाय 6th पर आ गए हैं, ठीक है। तो देखो वाइल हमने फोरकास्ट किया था 2025 में कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी, रिवाइज डाटा फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पुट्स UK एंड जापान अहेड इन 2026, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। सेकंड क्वेश्चन आपको मिल गया, उसकी वजह से हम कहाँ पर आ गए हैं, हम 6th नंबर पर आ गए। देन इंडिया अचीव्स अ रिकॉर्ड ऑफ 866 बिलियन एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। हमने रफली काफ़ी एक्सपोर्ट किया है, बोथ गुड्स और सर्विसेज का, तो वही बताया हुआ है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट 5-month हाई इन मार्च, ठीक है। अब अगर हम इस डाटा की बात करें, अगेन आपको ये डाटा लर्न नहीं करना है, कौन रिलीज करता है, एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है बाय NSO मॉस्पी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना
वो 5 मंथ्स के हाई पर है, ठीक है। और अगर हम पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू फेब्रवरी, 55.9 था, अब 55.4 हो गया है। मेल्स की बात करें और फीमेल के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मेल में अनएम्प्लॉयमेंट 4.8 से 5% हो गया, जबकि फीमेल में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। तो फीमेल ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू मेल। तो ये आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी ड्रॉप हुई है। तो इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट इज कि कौन रिलीज करता है, सेकेंड थिंग इज कि लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या फ़र्क है। तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, तो लेबर फोर्स में वो सभी लोग जो काम कर रहे हैं, काम या वो काम करने को तैयार हैं और वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और वर्क फोर्स में सिर्फ वो लोग आते हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इन दोनों में। तो लेबर जब हम बात करते हैं तो लेबर वो सारे मजदूर होते हैं। लेबर सुनते हैं हमारे दिमाग में मजदूर आते हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे, वो या तो काम, वो खड़े हैं काम के लिए या फिर वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। दो ही केस हो सकते हैं। वर्कफोर्स नाम से समझ में आ रहा है, वर्कफोर्स मतलब जो सिर्फ काम कर रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ भी। लास्ट न्यूज़ इस वीक की, दैट इज इंडिया न्यूजीलैंड साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन अप्रैल 2026। भारत मंडपम में उन्होंने ये डील साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि ना आप हमारे गुड्स पर टैरिफ लगाओगे ना हम वापस से आपके गुड्स पर टैरिफ लगाएंगे। दैट इज नोन एज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये देखिए, मैंने कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के वो दे रखे हैं जो अभी रिसेंट में हुए हैं। अब आप सोचोगे कि मैम ये कौन पूछता है, दिस इज नॉट। तो अगर हम बात कर रहे थे कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप अभी UPHESC का 2026 का एग्जाम हुआ है और उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट हेल्ड बिटवीन ओमान, दैट हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड UAE। और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, CEPA, CETA आई गेस, ECTA और टेप, ऐसे करके दे रखे थे आपको, कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो अब नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप उसको टिक कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए कहती हूँ ये न्यूज़ जो है ये मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुई थी UAE के साथ। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है UK के साथ। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ हुआ है TEPA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद मॉरिशस। तो इसको 2 से 3 बार याद करेंगे या पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट उसमें अगर इसके लिए कुछ ट्रिक बनती होगी तो बना कर ले आऊंगी। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे आपको इस वीक के लिए पढ़ानी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एंड कुछ रीजंस की वजह से ये वीडियो थोड़ी डिले हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।